ठंड में 5 जुगाड़ू बहू का रजाई का ससुराल। देखो, मुझे लगता है इस बार हमारी बात बन जाएगी। मुझे जमीन के अंदर जल निकासी का हिस्सा मिल गया है। हाँ, सचमुच अनीता, तुमने कर दिखाया। अब हमारी मुश्किल हल हो जाएगी। इसके बाद पांचों मिलकर जमीन को गहराई तक खोदने लगती हैं। मगर आखिर पांचों ऐसा क्यों कर रही हैं? पूरा मसला जानने के लिए हमें कहानी के पिछले जड़ तक जाना होगा, जहाँ पांचों बहुएं अनीता, रज्जो, चंपा, ललिता, गौरी मकान मालिक के साथ बहसबाजी कर रही होती हैं। अरे मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं नए साल पर किराया बढ़ाऊंगा तुम लोगों को। अगर तुम लोगों को रहना है तो रहो, वरना मेरा मकान खाली कर दो। अगले महीने से पूरे 4000 रुपए किराया लगेगा। कोई चिकचिकबाजी नहीं चलेगी, समझी? ये कोई बात थोड़ी ना हुई मकान मालिक जी। आपके इस मकान में क्या हीरे मोती थोड़े ना जड़े हैं जो इतना किराया देंगे? हम एक तो आपके मकान की हालत इतनी कच्ची हो गई है, कभी छत से तो कभी दीवारों से मिट्टी झड़ती रहती है। रात में सोना भी तो दूभर हो जाता है। ना तो कभी आप मकान की मरम्मत करवाते हैं, ना सफेदी। अगर तुम्हें मेरे मकान में नहीं रहना तो 1 हफ्ते के अंदर मेरा घर खाली कर जाओ। ये बोलकर मकान मालिक चला जाता है। पांचों बहुएं चिंता में आ जाती है और तभी सास शोभा बोलती है, अरे अनीता बहू, तुझे क्या जरूरत थी उस मकान मालिक के मुंह लगने की? तुम लोगों के पति हमसे हजारों किलोमीटर दूर शहर में बैठे हैं। ऐसे में हमारे हाथ में पैसे कौड़ी भी नहीं। खुदा न खास्ता कहीं 1 हफ्ते बाद मकान मालिक हमें घर से निकाल देगा तो इस सर्दी भरे मौसम में सड़कों पर भटकना पड़ेगा। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगी। फिलहाल हम कारखाने जा रही हैं। गरीबी के चलते शोभा देवी के पांचों बेटे परदेश कमाने गए थे, मगर पिछले कई महीनों से वो जब पैसे नहीं भेज सके तो बहुएं मजबूरन रुई के कारखाने में रुई धुनकने का काम करती थी, जिसमें काफी मेहनत लगती है और रुई सांस की नलियों में चिपकने का जोखिम भी था। ओ भाई, रुई पटक कर ठंड से मेरे तो दोनों हाथ सुन्न हो गए हैं। वाकई आज तो खून जमा देने वाली ठंड है, मगर हम लोगों को ये काम निपटाना होगा, वरना पेट कैसे भरेगा। जहाँ एक तरफ पांचों पेट के गुजारे के लिए कमर तोड़कर मेहनत कर रही थी, कारखाने का मालिक करोड़ी मल हीटर के आगे गाजर का हलवा खा रहा था। वाह भाई वाह, क्या गजब का गाजर का हलवा बना है। अरे दिल गार्डन गार्डन हो गया। भगवान ने जिसको बेशुमार रुपया पैसा दिया है उसके लिए सर्दी के मौसम में ठाट बाट है, मगर हम जैसे गरीब जुगाड़ू बहुओं को 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ता है। सबकी जिंदगानी एक जैसी थोड़ी ना होती है। चलो, काम खत्म हुआ, पैसे लेकर घर चलते हैं, राशन पानी भी खरीदना है। पांचों अपनी अपनी दिहाड़ी लेके पैदल पैदल घर आने लगती हैं। पूरी सड़क पर घना कोहरा छाया होता है। तभी पांचों को मूंगफली वाला दिखाई देता है। कितनी सौंधी सौंधी मूंगफली की खुशबू आ रही है। चलो 10-20 रुपए की मूंगफली खा ले। नहीं नहीं, हम इस तरह से बेफिजूल का खर्चा नहीं कर सकते। अभी हमें घर का किराया भी भरना है। चलो, लाला का उधार भी चुकाना है। तुम लोगों को तो खाली ही जीता है, लेकिन चूल्हे के धुएं में खाना तो मुझको बनाना है। जंगल से लकड़ी भी सूखी नहीं मिलती है। तभी चंपा मूंगफली वाले के पास छिलके देखकर बोलती है, काका, अगर ये मूंगफली के छिलके आपके काम के नहीं है तो मैं ले जाऊं? हाँ बिटिया, ले जाओ, इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। मेरे लिए तो ये कचरा है। चंपा वो मूंगफली के छिलके घर ले आती है, जहाँ सास दरवाजे पर ही खड़ी थी। अरे कहाँ रह गई थी तुम बहुओं? मैं कब से तुम्हारी राह तक रही हूँ। आज बड़ी देर लगा दी और ये छिलके क्या बटोर कर लाई हो? माँ जी, ये मूंगफली का छिलका चूल्हा जलाने के लिए लेकर आई हूँ। इसकी आग रात भर सुलगते रहेगी तो घर में भी गर्माहट बनी रहेगी। अरे ये तो बड़ा अच्छा जुगाड़ लगाया बहू। फिर पांचों बहुएं मिलजुल कर साथ में खाना बनाती हैं और गुदरी के बिस्तर में सो जाती हैं, जहाँ ठंडे फर्श में उन्हें नींद नहीं आती। ये सर्दी के मौसम में तो सोना मुहाल हो जाता है। जमीन बर्फ की सिल्ली की तरह ठंडी हो जाती है। पर हम सब कर भी क्या सकते हैं? वो तो शुक्र है जो हम सब ने ये गुदड़ी का बिस्तर तैयार कर लिया, वरना हम तो जम ही जाते। देखते देखते 1 सप्ताह की मोहलत भी खत्म हो जाती और मकान मालिक उन गरीब सास बहू को घर से निकाल देता है। अब सब कोहरे भरी सड़क पर कपकपाते हुए भटकने लगती हैं। पूरी जमीन बर्फ से ढकी हुई थी। हे भगवान, इस जमीन पर चलना तो अंगारों पर चलने के बराबर है। भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसे ठंड के मौसम में ना तो हमारे पास खाने को है, ना तो पहनने के लिए गर्म शॉल स्वेटर है, ना सर पर छत है। मगर
आखिर कब तक हम इस तरह से ठंड में भटकेंगे? हमें अपने लिए खुद ही बंदोबस्त करना होगा। इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता है। चलते चलते वो सब एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाती हैं जो कि झरनों और पहाड़ से घिरा हुआ था। हे बाप रे बाप, इस बर्फीली झरने वादी के बीच में हम कैसे रहेंगे? बहुओं, यहाँ तो कुछ आसार नजर नहीं आ रहा है। यहाँ चारों तरफ घास ही घास है। चलो अपने घर बनाने की शुरुआत करते हैं। पांचों जमीन को खोदना शुरू करती हैं और दिन रात की मेहनत से घास का घर बना लेती हैं। तभी बर्फ का तूफान आता है जिससे उनकी छत उजड़ जाती है, जिससे पांचों परेशान हो जाती हैं। अरे नहीं, हमारा जुगाड़ तो फेल हो गया। देखो जरा सा तूफान आते ही हमारी घास की छप्पर कैसे रेत की तरह उड़ गई। हमारी मेहनत जाया हो गई। लगता है आज तो खुले आसमान के नीचे ही रात काटनी होगी और कोई चारा नहीं है। फिलहाल आज की रात गुजारने के लिए आग जलाने का जुगाड़ करते हैं। पांचों जुगाड़ लगा के सूखी घास, लकड़ी, पन्नी इकट्ठा करके पत्थर की चिंगारी को घिस घिस कर आग जलाती हैं और अगले दिन कारखाने आकर काम करती हैं, जहां वह कोने में खराब रुई का ढेर देखती हैं, जिससे सबको जुगाड़ सूझता है। क्या हुआ? तुम चारों भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ, हम इस रुई की रजाई बनाकर छत बना सकते हैं। रुई बहुत गर्म होती है, उससे हमारे घर में गर्माहट बनी रहेगी। पांचों कारखाने के मालिक की इजाजत से रुई घर ले आती हैं और कुछ पुरानी साड़ी में सिलकर उसे रजाई बनाकर अपने छत पर ढक देती हैं, जिससे पांचों चैन की नींद सोती हैं। रात में कितनी सुकून भरी नींद आई थी ना। हमारा ये रजाई घर का जुगाड़ काबिले तारीफ है ना। हाँ सच में, मुझे तो रात में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम रजाई घर में हीटर चल रहा हो। मैं चाय बनाती हूँ। चंपा चूल्हा जलाने की कोशिश करती है, लेकिन ठंडी ठंडी हवा में उसकी सारी कोशिश नाकाम हो रही थी। तेरे की, ये चूल्हा तो सुलगने का नाम नहीं ले रहा। इतनी हवा चल रही है, काश की एक रसोई होती। वैसे अगर हम लोग चाहें तो अपने जुगाड़ से हमने अपने लिए रजाई घर बना लिया है, टॉयलेट भी बना सकते हैं। अब पांचों जंगल के हिस्से से बांस की लकड़ी काटकर नींव बनाती हैं और रुई इकट्ठा करके घर ले आती हैं और जरूरत के लिए एक छोटी रजाई वाली रसोई भी बना लेती हैं। इसी तरह पांचों जुगाड़ू टॉयलेट बनाने के लिए खुदाई चालू कर देती हैं। हौसला मत हारो, हम ये कर सकते हैं। हम अपने लिए टॉयलेट बनाएंगे, बस निकासी का स्थान मिल जाए। काफी मुश्किलों और मेहनत के बाद उन्हें जल निकासी मिल जाती है और अब पांचों जंगल में से बड़े बड़े पत्थर वगैरह लाकर दीवार बनाती हैं और फिर रुई से छत बनाकर टिकाऊ टॉयलेट भी बना लेती हैं, जिससे अब ठंड में उनकी मुश्किल भरी जिंदगी उनके जुगाड़ू समझ बुद्धि से सुविधाओं से भरी होती है। किसी ने ठीक ही कहा है, ठान लो तो सब कुछ हो सकता है। देखो, हम जुगाड़ बहुओं ने अपना रजाई का रैन बसेरा बना लिया। अब हम सुकून भरी जिंदगी बिता सकते हैं। इतने में झरने में से गौरी मछली फंसाकर बोलती है, ये देखो मेरे कांटे में कितनी बड़ी मछली फंसी है। अरे वाह, इसमें तो हम सबकी दावत हो जाएगी। वैसे भी खुशी का पल है, हमने इतने संघर्ष भरे वक्त का सामना करके अपना आशियाना बनाया है। दावत तो बनती है। ठीक है, हम आग जलाती हैं। अनीता रज्जो जंगल के हिस्से से सूखे पत्ती लकड़ी इकट्ठा करने लगती हैं, जहां उन्हें हरी भरी साग भी मिल जाती है। अरे वाह, ये देखो कितनी सारी हरी हरी साग है। इसे कहते हैं सोने पर सुहागा होना। इस साग को ले चलते हैं, पेट भर लेंगे। मगर ये तो जंगली बथुआ है, क्या ये खाने में स्वादिष्ट लगेगा? कहीं ऐसा ना हो उसका स्वाद बकबका हो। ऐसा नहीं होता कुछ भी, केवल बनाने का तरीका आना चाहिए। मैं इसकी रोटी बनाऊंगी, फिर हम भुनी मछली के साथ पेट भर कर खाएंगे। रज्जो अनीता लकड़ियां और साग दोनों चुन कर ले आती हैं और आग जलाकर दो बहू मछली भूनती हैं, दो बहू घास की रोटी बनाती हैं और सब साथ मिलकर अपने रजाई ससुराल में कम में भी खुशियां मनाती हैं। जो भी कहो, ये झरना, ये खुली वादी, ये पहाड़, अब तो मुझे इस जगह से प्यार हो गया। यहाँ कितनी शांति और सुकून है। तुमने बिल्कुल सच कहा। शुरू शुरू में हमारे लिए इस जगह में बसना कितना कठिन था, लेकिन अब यहाँ जन्नत का एहसास हो रहा है। दोपहर की कड़ी धूप में गर्भवती सविता घर के बाहर इंतजार कर रही थी। तभी उसकी सास वैजयंती बाहर आती है। क्या हुआ बहू, इतनी बेसब्री से किसका रास्ता देख रही है? तेरे मायके से कोई आने वाला है क्या? कैसी बातें करती है माँ जी, मैं तो ननन जी का इंतजार कर रही हूँ। वो खेत से अभी तक आई नहीं है। ले, आ गई तेरी प्यारी ननंद। बड़ी लंबी उम्र है सोनाली, तेरी भाभी तुझे याद ही कर रही थी। भाभी, आप इस हालत में इतनी कड़ी धूप में क्यों खड़ी है? अंदर चलिए।
कुछ ही देर में जब तीनों अंदर आते हैं तो देखते हैं कि परोसे हुए खाने को बिल्ली झूठा करके चली गई है। उसी समय सविता का पति उमेश भी थका हारा घर पहुंचता है। हाय दैया, सारा खाना बर्बाद कर दिया इस बिल्ली ने, अब हम लोग क्या खाएंगे? हाँ माँ जी, दोबारा खाना बनाने के लिए घर में राशन भी नहीं है। हम गरीब का तो नसीब ही खराब है। थका हारा खेत से खाना खाने आया था, वो भी इस बिल्ली ने झूठा कर दिया। माँ, हम भूखे रह लेंगे, लेकिन भाभी तो पेट से है, ऐसे में वो कैसे भूखी रह सकती हैं? मैं लाला की दुकान से राशन उधार लेकर आती हूँ। नहीं सोनाली, तुम अभी तो खेत से आई हो, रहने दो। सोनाली अपनी भाभी सविता की बात नहीं सुनती और राशन लेने के लिए निकल पड़ती है। लाला की दुकान पर वो सामान तो खरीद लेती है, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो हिचकिचाकर कहती है, लाला जी, ये कुछ पैसे हैं, बाकी मैं अगले महीने लौटा दूंगी। अरे ये मेरी दुकान है, उधारी का अड्डा नहीं। पैसे पूरे दो तभी सामान ले जाना। सोनाली लाला के सामने बहुत विनती करती है तो आखिर में उसे राशन दे देता है। सोनाली का परिवार बहुत गरीब था। सोनाली खेतों में अपने भाई का हाथ बटाया करती थी और उसकी भाभी सविता से उसकी बहुत बनती थी। दोनों ननद भाभी कम बहनें ज्यादा थीं। एक रोज वैजयंती शाम के समय मंदिर से लौट रही थी, तभी उसे ढोल नगाड़े बजाते हुए एक शाही सवारी जाते हुए नजर आती है और वो हैरानी से उसे देखती रह जाती है। कुछ देर में जब वो घर लौटती है तो देखती है कि उसकी पड़ोसन माला उसके घर आई थी। लो आ गई वैजयंती बहन। अरे मंदिर दर्शन करने गई थी या मंदिर बनवाने? बड़ी देर लगाई तुमने। क्या बताऊं माला, रास्ते में मैंने ढोल नगाड़ों वाली बारात जाते हुए देखी, बस उसे देखने के चक्कर में ही देरी हो गई। वैजयंती की बात सुनकर माला जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगी, मानो वैजयंती ने कोई चुटकुला सुनाया हो। अरे वो कोई बारात नहीं, शाही महल के वारिस की सवारी थी वैजयंती। शाही महल की वारिस की सवारी? हाँ बहू, पास के गांव के मुखिया शाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उन्हीं का बेटा शहर से लौटा है, तो ये ढोल नगाड़े उसके स्वागत में बजवाए गए हैं। अब तू तो जानती है ना, अमीरों के अलग अलग ही चोचले होते हैं। अब इसमें चोचलों वाली कौन सी बात है? माला आंटी, वो अमीर हैं, शाही परिवार से वो रुतबा नहीं दिखाएंगे तो क्या हम गरीब दिखाएंगे? तू तो रहने दे बहू, तेरी और तेरी ननद की बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती। मैं तो चली अपने घर, शादी का निमंत्रण देने आई थी, याद से आ जाना। माला शादी का निमंत्रण पत्र पकड़ाकर वहां से चली जाती है। उसी वक्त हाथ में कुदाल लिए सोनाली घर पहुंचती है। उसकी थकी हालत देखकर वैजयंती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे माँ, आप रो क्यों रही हैं? क्या बात हो गई? अपनी मजबूरी पर रो रही हूँ। अरे तेरे हाथ पीले करने की उम्र में तेरे हाथों में कुदाल रहती है, ये बात मुझे खाई जा रही है। माँ, सही समय पर सब सही हो जाएगा और फिर मुझे शादी करके कहीं नहीं जाना। सोनाली, ऐसा नहीं कहते। हमारी गरीबी के कारण तुम्हें तुम्हारे भैया के साथ खेत में काम करना पड़ता है, ये बात मुझे भी खाती है। इसलिए मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हें एक सुखी संपन्न घर मिले। सोनाली अपनी भाभी और माँ की बातें सुनकर उन्हें गले लगा लेती है। समय बीतता है और एक रोज खेत की तरफ जाते हुए सोनाली को चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। कहाँ फंस गया मैं? सोनाली आगे बढ़कर देखती है कि एक लड़का जिसने अच्छे और शाही कपड़े पहने हुए हैं, वो कीचड़ में बीचों बीच फंस गया है। हे भगवान, आपके तो सारे कपड़े खराब हो गए, आप इस कीचड़ में उतरे क्यों? अरे मुझे कोई शौक नहीं है कीचड़ में खेलने का, मेरी ही मति मारी गई थी जो खेत देखने चला आया। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। सोनाली शिखर को उस कीचड़ से बाहर निकालती है तो देखती है कि शिखर के पैर में कांटा लगा था, जिसे निकालने के चक्कर में सोनाली का हाथ भी जख्मी हो जाता है। फिर भी सोनाली शिखर के कपड़े पानी से साफ करती है। तुमने मेरी बहुत मदद की। तुम्हारा नाम क्या है? मैं सोनाली हूँ, पास के ही गांव में रहती हूँ। मेरी मदद के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिखर हूँ, शाही महल का वारिस। तभी शिखर की नजर सोनाली की जख्मी हाथों पर पड़ती है और वो सोनाली का हाथ पकड़ लेता है। ये क्या, तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है? नहीं, मैं ठीक हूँ, छोटी मोटी चोट तो मुझे लगती ही रहती है। मैं चलती हूँ। ये सब दूर खड़ी माला देख रही थी, जो मन ही मन कहती है, देखो तो जरा इस गरीब की बेटी को, शाही महल के वारिस का खुलेआम हाथ पकड़ रही है, इसे तो मैं इसकी औकात दिखाती हूँ। माला अपनी आंखों देखी बात पूरे गांव में आग की तरह फैला देती है, जिसके कारण सभी सोनाली और उसके परिवार के बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं।
ये खबर जब शिखर तक पहुंचती है तो वो बहुत हैरान हो जाता है और अपने माता पिता के पास जाता है और उनसे कहता है, माँ, पिताजी, ये सारी बातें बहुत गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उस लड़की ने तो मेरी जान बचाई थी। जब मैं खेतों पर गया था, तब मैं कीचड़ में धंस रहा था, तब वो लड़की आई और उसने मुझे उस कीचड़ से बाहर निकाला और मेरी जान बचाई। अगर उस टाइम वो लड़की नहीं आती तो आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने नहीं खड़ा होता। और जब वो मेरी जान बचा रही थी तो उसके हाथों में चोट लग गई थी, जिसे देखकर मैंने उसका हाथ पकड़ा था, बस। ये तो बहुत गलत हुआ। उस लड़की ने तुम्हारी जान बचाई और वो लड़की तुम्हारी वजह से बदनामी सह रही है। तुम्हें उस लड़की के लिए कुछ करना होगा, वरना ये गांव वाले उसके परिवार वालों को जीने नहीं देंगे। जी, आप सही कह रही हो, मुझे कुछ करना होगा। उसने मेरी जान बचाई थी और मैं उसके बदले उसकी बदनामी नहीं दे सकता। पर बेटा, तुम चाहते क्या हो? पिताजी, मैं आपसे और भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बेटा? वो लड़की मुझे बहुत पसंद है। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो उसे देखते ही खो गया था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उससे शादी कर लूं? क्योंकि उसने जो एहसान मुझ पर किया है वो मैं कभी चुका नहीं सकता। पर मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, मैं उसको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। पर बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम इतने बड़े महल के राजकुमार और वो एक मामूली सी लड़की। पर पिताजी, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। माना वो गरीब है, पर उसे देखकर ऐसा लगता नहीं कि वो गरीब है। वो किसी राजकुमारी से कम नहीं है। उसकी खूबसूरती के आगे सारी राजकुमारियां फेल हैं। आप एक बार उससे मिलकर देखिए। अच्छा, ठीक है। अब उसका नाम तो बता दे। उसका नाम सोनाली है। अच्छा, सोनाली, बहुत सुंदर नाम है, किसी राजकुमारी की तरह। अब हम लोगों को बिना देरी किए तुम्हारा रिश्ता लेकर उसके घर जाना चाहिए। बिना देरी किए शिखर अपने माता पिता के साथ सोनाली के घर पहुंचता है और साथ में वो शगुन भी लेकर जाते हैं। शिखर के माता पिता सोनाली के भैया भाभी से बात करते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या सच में आप मेरी ननद को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं? जी हाँ, क्योंकि सोनाली बहुत ही खूबसूरत, होनहार और बहादुर लड़की है। और मैंने आज तक जब भी अपनी पत्नी के बारे में सोचा तो उसमें यही सब गुण देखता था। फिर जब मैंने सोनाली को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वो सिर्फ मेरे लिए बनी है। इसलिए मैं सोनाली से शादी करना चाहता हूँ और उसे अपने महल की रानी बनाना चाहता हूँ। शिखर की बातें सुनकर सोनाली की भाभी और उसके घरवाले सभी बहुत खुश होते हैं और उन दोनों का रिश्ता पक्का कर देते हैं। वहीं गांव वाले जब शिखर का रिश्ता सोनाली के साथ जुड़ता देखते हैं तो सभी बहुत चक्के हो जाते हैं। कुछ ही समय बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के दिन माला मुंह बनाते हुए कहती है, हाय दैया, क्या करने निकली थी और क्या हो गया? मेरे कारनामे ने तो इस गरीब को शाही महल की बहू बना दिया। सोनाली शाही महल में गृह प्रवेश करती है, जहां उसका धूमधाम से स्वागत किया जाता है। ये सब सोनाली के लिए एक सपने जैसा था जो अब हकीकत में बदल चुका था। जैसे ही शिखर कमरे में आता है, सोनाली घूंघट हटाकर उससे कहती है, मैं जानती हूँ मैं इस शाही महल में रहने के लायक नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझसे शादी करके न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे गरीब परिवार को भी बचाया है। मैंने तुमसे शादी अपनी मर्जी से की है सोनाली, और तुम अपने आप को मेरा एहसानमंद मत समझो। अब तो मेरी पत्नी हो और इस शाही महल की बहू। उसकी बातें सुनकर सोनाली की आंखें नम हो जाती हैं और वो शिखर के गले लग जाती है। समय बीतता है और एक रोज सविता की ननंद के ससुराल से खाने की दावत का न्योता आता है। माँ जी, आप और उमेश चले जाइएगा दावत में, मेरा वहां जाना ठीक नहीं होगा। तेरा क्या बहू, हम गरीबों का वहां जाना ठीक नहीं होगा। और फिर पहली बार बेटी के ससुराल क्या लेकर जाऊंगी, उसको देने लायक तो कुछ है ही नहीं। दोनों सास बहू की बातें सुनकर उमेश गुस्से में कहता है, क्या हो गया है आप लोगों को? माना कि सोनाली बड़े शाही घर में चली गई है, लेकिन वो है तो इसी घर की बेटी ना। उन्होंने इतने प्यार से न्योता दिया है, हम सब जाएंगे। इधर सोनाली अपने परिवार से मिलने के लिए बहुत खुश थी। अगले दिन सोनाली का परिवार शाही महल पहुंचता है तो वहां की चकाचौंध देखकर दंग रह जाते हैं और सोनाली की महंगी साड़ी और गहनों में उसे सजा देखकर वो बहुत खुश होते हैं। कुछ ही देर में खाने के लिए सभी बैठते हैं। ये सभी पकवान खास आप सभी के लिए बनाए गए हैं। आपका बहुत धन्यवाद। हमने कभी नहीं सोचा कि हमारी सोनाली इतने बड़े शाही महल में जाएगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये सब आपकी दुआओं का असर है भाभी। आप ही चाहती थी ना कि मेरा घर बस जाए। चलिए, ये बातें होती रहेंगी, आप खाना खाइए। इतना कहकर सोनाली अपने हाथों से सविता को खाना खिलाती है और ननंद भाभी का ये प्यार देखकर सभी खुशी से फूले नहीं समाते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी गरीब ननंद की महल वाली कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।
साथ ही आपने हमारी कहानी को किस तरीके से एंजॉय किया ये भी बताइए।